स्टूडेंट्स, आपका पॉलिटिकल साइंस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय शासन अधिनियम 1935। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने अध्ययन किया था भारत शासन अधिनियम 1919 का। हमने साइमन कमीशन के बारे में जाना था, कम्युनल अवार्ड के बारे में जाना था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। अब देखिए, जैसे कि हमने चर्चा की थी पिछले वाली क्लासेस में कि गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे 1930 में, 31 में और 1932 में। तो ये तीन जो गोलमेज सम्मेलन थे, इनमें भारत के संदर्भ में जो भविष्य में क्या रूपरेखा होगी शासन की, उसके बारे में विचार विमर्श किया गया था। और उन सुधार योजनाओं के संबंध में फिर बाद में एक वाइट पेपर यानी कि श्वेत पत्र जो था वो पब्लिश किया गया था। अब उसमें ये सुझाया गया था कि प्रांतों में तो उत्तरदायी शासन व्यवस्था हो और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन जो है इसकी स्थापना का सुझाव दिया गया था। फिर इन सुझावों के आधार पे, यानी कि ये सुझाव दिए गए थे गोलमेज सम्मेलन, और गोलमेज सम्मेलन के जो सुझाव थे उनके स्वीकार करते हुए ब्रिटेन की जो संसद थी ब्रिटेन की संसद के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया था। ये जितने भी जो एक्ट्स हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वो सब ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए जाते थे। इसमें किसी भी प्रकार से भारत के विधानमंडलों का कोई रोल नहीं था। ठीक है, तो ये जो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935, इसके हम फीचर्स के या फिर इसकी जो हम विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये सब क्या था। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो अधिनियम था बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत विस्तृत अधिनियम था। इसकी जो विशेषता है उसमें है कि इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना का इसमें प्रस्ताव रखा गया था, सुझाव दिया गया था। अब इसकी ये सबसे मुख्य विशेषता है कि अखिल भारतीय संघ जो है उसकी स्थापना की इसमें बात की गई थी। अब इसमें देखिए कि केंद्र इसमें और जो अन्य जो इकाइयाँ थी उनके बीच में 3 सूचियों में विभाजन कर दिया गया था। जैसे एक तो हो गई संघीय सूची जिस पे कानून कौन बनाएगा, संघ। फिर एक हो गई प्रांतीय सूची जिस पे कानून कौन बनाएगा, प्रांत बनाएंगे। और एक हो गई समवर्ती सूची, यानी कि इस पे दोनों कानून बना सकते थे, केंद्र भी बना सकता था और राज्य भी बना सकते थे। और बची हुई जो पावर्स थी जिनको कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियाँ, रेजिडुअल पावर्स, वो दे दी गई थी वॉइस रॉय को। इस प्रकार से ये अखिल भारतीय संघ की स्थापना का इसमें प्रस्ताव रखा गया था। और देखिए, इकाइयाँ जो थी इसमें संघ में 2 प्रकार की थी, आप जानते हैं। एक तो थे वो ब्रिटिश प्रांत जिन पे पूरी तरीके से उनका नियंत्रण था ब्रिटिश सरकार का, और एक थी देशी रियासतें। अब जो ब्रिटिश प्रांत था उनके लिए तो इस संघ में शामिल होना ज़रूरी था, अनिवार्य था। लेकिन देशी रियासतें जो थी उनके लिए ऐच्छिक था, उनकी इच्छा पर डिपेंड करता था। तो जो देशी रियासतें थी उनको अगर इसमें शामिल होना था तो उनको एक पत्र पे हस्ताक्षर करने थे। तो ये जो व्यवस्था थी ये कभी अस्तित्व में तो नहीं आ पाई थी क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस प्रकार से इसकी विशेषता थी। और इसकी महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो ये है कि इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था जो थी वो तो कर दी थी समाप्त, और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था क्या थी, आपने पिछली वाली क्लास में अध्ययन किया था कि जो विभिन्न विषय थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक तो थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक थे रिजर्व सब्जेक्ट्स। तो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे उनको शासन जो करता था, गवर्नर, वो अपनी भारतीय मंत्रियों की सहायता से करता था, उनकी सलाह से करता था। और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स होते थे, गवर्नर वो अपनी काउंसिल जो थी उनके मेंबर्स की सहायता, उनकी सलाह से करता था। इस प्रकार से ये 2 अलग अलग विषय जो थे उनमें विभाजन कर दिया गया था। तो प्रांतों में तो ये व्यवस्था जो थी वो कौन से अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये लागू की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो उसके बाद में क्या किया गया, प्रांतों में ऑटोनॉमी यानी कि जो स्वायत्तता थी इसका शुभारंभ किया गया था, उसको स्टार्ट किया गया था।
और केंद्र में जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसको स्टार्ट कर दिया गया, यानी कि वहाँ पे भी क्या क्या है, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स में विषयों को विभाजित कर दिया, रिजर्व सब्जेक्ट्स, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स यानी कि हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। लेकिन ये जो प्रावधान थे ये कभी लागू नहीं हो सके। जो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का जो प्रावधान था वो लागू नहीं हो पाया था। इसके अलावा जो उसकी विशेषता है वो है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जिसका कि हमने अध्ययन किया, तो अभी तक तो क्या था, पिछले वाले अधिनियम के माध्यम से वो मुस्लिम वर्ग के लिए तो थी ही, साथ में भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, सिखों के लिए उसको विस्तारित कर दिया गया था। और यहाँ क्या था कि ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी उसको कंटिन्यू किया गया, साथ में उसका विस्तार भी कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था जो थी ये बनी भी रही थी और साथ में ये इसको विस्तृत कर दिया गया था। इसके अलावा इसमें एक संघीय न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई थी। इसमें क्या होगा कि एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। अब इनकी नियुक्ति की जाती थी ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा। फिर 6 जो प्रांत थे उनमें तो द्विसदनीय व्यवस्था जो थी इसकी शुरुआत की गई थी, और बाकी के जो 5 प्रांत थे उसमें एक सदनीय विधानमंडल जो थे उन्हीं की व्यवस्था जो थी उसको रखा गया था। इसके अलावा इसमें देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो थी उसकी स्थापना की गई थी। एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का इसमें प्रावधान किया गया, मतलब कि जो प्रांत हैं उनके लिए तो प्रांतीय लोक सेवा आयोग होगा, और 2 या 2 से अधिक राज्य जो हैं उनके लिए क्या हो सकता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का इसमें प्रावधान किया गया था। और इंडियन काउंसिल जो थी, भारतीय परिषद जो थी, उसको इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो भारत परिषद जो थी, अब ये यहाँ पे प्रश्न क्या बनते हैं कि कौन से प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, उस प्रावधान की शुरुआत किस एक्ट के माध्यम से की गई थी, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना होता है। जैसे भारत परिषद है, भारत परिषद को भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है, लेकिन इस एक्ट के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया। मताधिकार जो था उसको भी इसमें विस्तार किया गया। तो इस प्रकार से ये थी भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान। अब देखिए जब ऐसी कोई चीज़ आती थी तो उस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी उनको अपना अपना व्यू रहता था। जैसे कांग्रेस जो थी उसने इसे अस्वीकार कर दिया, मुस्लिम लीग जो थी उसने भी रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने इसको अस्वीकार किया क्योंकि इसमें केवल और केवल प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान था, जबकि डिमांड किसकी की जा रही थी, पूर्ण स्वराज की। इस प्रकार से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो थी, जो समाज में विभाजन को बढ़ावा दे रही थी, उसका इसमें उल्टे और विस्तार किया गया। ये इसके एक नेगेटिव पॉइंट्स थे। और केंद्र में अभी भी उत्तरदायी शासन जो था उसकी स्थापना नहीं हो पाई थी। तो ये जो एक्ट था इसमें ये सब कमियां, आलोचना जो थी ये इसमें रही थी। अब उसके बाद में देखिए आप भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, इसका हालांकि भारतीय संविधान पे काफ़ी प्रभाव भी पड़ा था, इसका हम बाद में अध्ययन करेंगे। इसके बाद लाया जाता है अगस्त प्रस्ताव, जो कि 1940 में लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत कुछ प्रावधान किए गए थे, जैसे कि भारतीय जो हैं उनको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट मतलब कि अधिराज्य। डोमिनियन स्टेट के अंतर्गत क्या होता है कि कुछ स्पेशल राइट्स जो होते हैं वो अपने पास में रखे जाते हैं, कुछ राइट्स जो होते हैं उस अधिराज्य को दे दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेल्फ गवर्नमेंट का जो अधिकार है वो अधिराज्य को दे दिया जाता है, डोमिनेंट स्टेट को दे दिया जाता है। लेकिन बाकी की जो महत्वपूर्ण पावर्स होती हैं, इंपॉर्टेंट पावर्स होती हैं, जैसे कि डिफेंस हुआ, फॉरेन अफेयर्स हुए, यानी कि रक्षा का और विदेशी मामले जो हैं, इनके संचालन का जो अधिकार होता है वो किसके पास बना रहना था, ब्रिटिश सरकार के पास बने रहना था। तो इस प्रकार से अगस्त प्रस्ताव में ये प्रावधान किया गया था।
इसके अलावा इसमें कहा गया था कि ठीक है कि एक संविधान सभा जो है उसका गठन किया जाएगा और वो जो संविधान बनाएगी उसके अकॉर्डिंग बाद में भारत में शासन जो है वो चलाया जाएगा। तो ये जो अगस्त प्रस्ताव था इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की बात नहीं की गई थी। अब उसके बाद में आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, उनके नाम पे इसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है और ये 23 मार्च 1942 को ये भारत पहुंचा था। उद्देश्य क्या था कि जो शासन के लिए सुधार किए जा रहे थे उन पर भारतीय नेताओं की सहमति प्राप्त करना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था। तो क्रिप्स मिशन जो था, जैसा कि अभी हमने अध्ययन किया कि अगस्त प्रस्ताव जो थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया था और उस टाइम चल रहा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड। 1939 से शुरू हुआ था और 1945 में ख़त्म हुआ था और क्रिप्स मिशन जो आया था वो 1942 में आया था, यानी कि जो विश्व युद्ध था वो उस समय चल रहा था और ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि युद्ध में भारतीय जो है वो सहयोग करें। तो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, इस वजह से उन्होंने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। अब क्रिप्स मिशन जो था उसने भारतीय नेताओं के सामने कुछ अपने प्रस्ताव रखे थे। तो इसके अंतर्गत कुछ प्रस्ताव रखे गए, जैसे कि जब विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारत का संविधान बनाने के लिए एक निर्वाचित निकाय बनाया जाएगा, यानी कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाएगी, संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। वो क्या करेगी? संविधान का निर्माण करेगी, भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी और उसमें दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, यानी कि ब्रिटिश प्रांतों के भी और देशी रियासतों के भी। इस प्रकार से इसके अंतर्गत ये प्रावधान था। अब ये है कि ये जो नया संविधान बनता है और अगर ये ब्रिटिश सरकार के प्रांतों को या देशी रियासतों को अगर ये पसंद नहीं होगा तो वो अपनी जो वर्तमान जो अपनी स्थिति है, संवैधानिक स्थिति है, उसको बनाए रख सकेंगे। फिर इसमें ये भी प्रावधान किया गया कि जब तक नया संविधान नहीं बनेगा ब्रिटिश सरकार भारत की रक्षा के लिए उत्तरदायी होगी। तो इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की जो डिमांड की जा रही थी वो इसके अंतर्गत बात नहीं की गई थी। वो पूर्ण स्वतंत्रता कब दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, इसका इसमें कोई प्रावधान नहीं था। तो युद्ध काल में तो रक्षा का जो दायित्व था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में बने रहना था। तो कांग्रेस के द्वारा इसको क्रिप्स प्रस्ताव जो थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण ये बात आती है कि महात्मा गांधी जो थे उनके द्वारा क्रिप्स प्रस्तावों के बारे में, इनके बारे में कुछ बात कही गई थी और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। गांधी जी ने कहा कि जो क्रिप्स प्रस्ताव है वो है भविष्य तिथि का चेक, पोस्ट डेटेड चेक, इस प्रकार से उनको नाम दिया था, क्योंकि इसमें कोई तिथि निश्चित नहीं की गई थी कि पूर्ण स्वतंत्रता जो है उसके बारे में प्रावधान कब किया जाएगा। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने की जो बात थी वो युद्ध काल में तो कहा गया कि रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार के पास में रहेगा, लेकिन उसके बाद में जो क्या होना था उसके लिए इसमें कोई बात नहीं की गई थी, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता जो थी उसके बारे में इसमें क्लियर कट कहीं भी ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था। अब देखिए इसमें पाकिस्तान के निर्माण के लिए भी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी, तो मुस्लिम लीग जो थी उसके द्वारा भी इन प्रस्तावों को रिजेक्ट कर दिया गया। अब क्रिप्स मिशन जब रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद में वेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी और उसके बाद हम अध्ययन करेंगे कैबिनेट मिशन का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।